बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 17 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स जो है उनको डिस्कस किया था। आज जो है वो नेक्स्ट है, हमने डिस्कस करना है जी स्ट्रेन एनर्जी और एनर्जी बैंड थ्योरी। ये हमारे आज के दो मेन टॉपिक होंगे। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है स्ट्रेन एनर्जी जो है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो है वो यूजली पूछा जाता है, तो इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। एनर्जी बैंड थ्योरी को भी हम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे, बट उसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फर्स्ट वन जो है ये प्योरली जो है वो आपने प्रिपेयर करना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? बेसिकली सिंपल सी बात है कि स्ट्रेन एनर्जी हम कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी डीफॉर्म्ड मटेरियल। स्ट्रेन एनर्जी जो है इसको हम सिंपल कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी डीफॉर्म्ड मटेरियल जो है। तो कहते हैं जी वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्प्रिंग को दोनों एंड से जो है वो खींचते हो, तो आपने उसके ऊपर जो है वो वर्क डन किया है, वो वर्क डन जो है उसमें एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो गया। सो आप कह रहे होते हैं कि ये जो वर्क डन है वो जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है उसको आप स्ट्रेन एनर्जी कह सकते हैं, जो कि आपने उसको डिफॉर्म करने के बाद उसमें एनर्जी स्टोर की है। So the potential energy of the molecules कह रहा है due to their displacement from their जो है ना वो mean positions is called strain energy. It is another definition of strain energy. So अब देखें हमें जो है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी मैथमेटिकली फाइंड करनी है, और कैसे फाइंड करेंगे दैट इज़ सो इजी। और स्ट्रेन एनर्जी जो है वो अगेन मैं बता दूं, इसका सिंपल हम कह सकते हैं दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन दी डीफॉर्म मटेरियल एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है मालिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो स्टोर होती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी सॉलिड के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मालिक्यूल्स एटम्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऑन द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स दे ट्राई टू रीगेन देयर शेप जो है ओरिजिनल पोजीशन। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स अ सिंपल वन। फोर्स एक्सटेंशन कर्व जो है वो हमें बुक में ये गिवन है। अगर आप इसको इजी आसान ड्रॉ करना चाहें इजीली ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिंपल मैं एक यहाँ पे फोर्स एक्सटेंशन कर्व जो है वो उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, इट इज़ लोड और एक्सटेंशन कर्व जो है, यहाँ एक्सटेंशन को जो है वो एल से डिनोट किया गया है, आप एक्स से भी कह सकते हैं। इट्स अ फोर्स एक्सटेंशन कर्व जो है। ठीक है जी। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है, अगर आप किसी भी बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और विद इन द इलास्टिक लिमिट लेट से कि जी यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, सो आप ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल। सो आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो यहाँ एरिया अंडर द कर्व अगर हम ये फाइंड कर लें, सो दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। सो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल अप्लाई जो है ना फाइंड करनी है, तो आप जो फोर्स यानी लोड और एक्सटेंशन कर्व है उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लें, दैट वुड बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी। और इसका एरिया जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ ट्राइंगल, चूँकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो स्ट्रेट लाइन रहती है ना, आगे हल्का सा कर्व आता है, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। सो यू कैन बी कंसीडर इट एज ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का अगर हम एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, और यहाँ से एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है बेसिकली वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे जी, तो यहाँ बेस से जो है वो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी, हाइट से जो है वो मीन बाय फोर्स वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट द स्ट्रेन एनर्जी। सो दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो है। जैसे हमारी बुक में जो है उसने सिंपल कहा है जी कि कंसीडर अ वायर स्ट्रेचिंग वर्टिकली बाय वेट और वेट कह रहा है जी फोर्स इज इंक्रीज ग्रेजुअली एंड द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द एक्सटेंशन इज एल। तो इस फोर्स और एक्सटेंशन कर्व के दरमियान जो कर्व गिवन है, इसमें आपको यहाँ पे कहते हैं जी अगर हम एफ फोर्स अप्लाई करते हैं, एफ फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं,
सो यहाँ से एफ फोर्स अप्लाई करने से एक्सटेंशन जो है वो डेल्टा एक्स अगर प्रोड्यूस होती है, F1 लेट से फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सटेंशन L1 प्रोड्यूस होती है, F2 जो है ना फोर्स यानी लोड अप्लाई करने से जो एक्सटेंशन है वो L2 प्रोड्यूस होती है, और F एक्सटेंशन सपोज जो है वो L एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। सो इसमें कहता है जी कि ये बिफोर एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट द वर्क डन इज प्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन इन द वायर एंड द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन। सो लेट L1 इज द एक्सटेंशन, सपोज कर लेते हैं कि L1 इज द एक्सटेंशन जो है प्रोड्यूस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1 फ्रॉम द ग्राफ। सो कह रहा है जी वी कैन फोर्स जो है वो हम कहते हैं जी हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, बट इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू एफ। ठीक है, पहले मिनिमम फोर्स जीरो थी, मैक्सिमम फोर्स एफ हो गई। सो वर्क डन यहाँ से कहता है हम कैलकुलेट अगर करना है तो वो हमने ग्राफ से कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने इजी बताया। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड कर लेंगे, सो लेट से हमारी बुक ने कहा कि ये फोर्स F1 अप्लाई हुई और उसके अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1 जो है वो L1 जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। सो हमारे पास जो है ये वाली जो है वो क्या बन जाएगी, ट्राइंगल। और अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन यानी स्ट्रेन एनर्जी। सो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना बहुत इजी है। आपने जो है जैसे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो वर्क डन जो है वो कहता है जी स्टेज L1 एक्सटेंशन के लिए अगर F1 फोर्स है तो ज़ाहिर वर्क डन हम कैसे फाइंड करते होते थे, F डेल्टा एक्स जो है। तो यहाँ से फिगर से कहता है जी कि ये हम दिस वर्क इज़ शोन बाय द एरिया शेडेड स्ट्रिप जो है ये वाला जो है अगर हम यहाँ पर ये जो शेडेड स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ये वाला एरिया जो है, कहते हैं यहाँ से F इंटू डेल्टा एक्स जो है वो अगर हम करेंगे तो वो वहाँ से भी जो है वो हम ये वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है जी इसमें हमें जो सिंपल जो है वो कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एरिया अंडर द कर्व वाला, डेट इज़ सो इजी। सो आप देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व जो है, और एरिया अंडर द कर्व जो है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एरिया अंडर द कर्व अगर फाइंड करना है हमें, ये हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन कर्व है और ये F1 फोर्स जो है वो अप्लाई करने से यहाँ पर लेट्स से F1 कह रहे जी फोर्स अप्लाई हुई, F1 फोर्स अप्लाई हुई और एक्सटेंशन जो है उसमें लेट से वो कह रहा है जी L1 जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई। तो इट मीन्स कि एरिया अंडर द कर्व यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो अगर हम यहाँ से जो है वो एरिया अंडर द कर्व यहाँ फाइंड कर लेते हैं तो डेट विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी यानी वर्क डन। सो लेट्स से जी इसको O और ए हो जाएगा, ठीक है जी, और इसको हम कह रहे हैं बी। तो ओ ए जो है बेसिकली एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए बी जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ओ ए जो है वो L1 यानी एक्सटेंशन, ए बी यानी फोर्स यानी F1, तो 1/2 इंटू L1 इंटू F1। सो ये हमारे पास जो है वो बेसिक फार्मूला आ गया टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे तो बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इज़ 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। तो व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट the strain energy of work done, that will be equal to 1 by 2 1 by 2 load 1 by 2 into load multiply by extension 1 by 2 into load into extension. So this is the basic formula to calculate the strain energy या energy stored in the deformed material. ठीक है जी, 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्म्ड मटेरियल। सो वेरी सिंपल अगर आप गौर करें तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर इन अ डिफॉर्म मटेरियल, और हम जो फोर्स लोड एक्सटेंशन कर्व है अगर उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। सो अब देखो कि यहाँ पर जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग जो है जो है वो हमारे पास 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। अगर हम यहाँ लोड की वैल्यू पुट कर दें यानी F1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेनेशन वे में एनहेंस हो जाएगा। तो डेट इज़ वेरी सिंपल जी, हमें पता है कि यहाँ पर जो है इलास्टिक मॉडुलस जो है ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन
तो यहाँ से इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ यानी स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया ओवर जो है स्ट्रेन, स्ट्रेन होती थी एक्सटेंशन ओवर एल, तो एल वन ओवर एल आ जाएगा, कैपिटल एल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास यानी इलास्टिक मॉडुलस क्या आ गया, एफ वन ओवर ए इंटू एल वन ओवर एल कैपिटल एल ओवर स्मॉल एल इज एक्सटेंशन और एल कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से अगर हम लोड कैलकुलेट कर लें तो लोड विल बी इक्वल टू ई यानी कि इलास्टिक मॉडुलस ए एरिया, एल वन इज एक्सटेंशन और कैपिटल एल इज द लेंथ। अगर हम ये वैल्यू जो है पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो लोड की जगह अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो विल गेट द न्यू फॉर्म ऑफ द वर्क डन। तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन, जो है 1/2 इलास्टिक मॉडुलस, ए इज़ द एरिया ऑफ द वायर, L1 इज एक्सटेंशन और L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल एल जे, ये क्या है ओरिजिनल लेंथ। सो वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे किया क्या, बेसिकली हमने यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट की है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें ये वैल्यू हमने पुट की है। सो हमने जो इलास्टिक मॉडुलस था वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन था, यहाँ से हमने जो है वो स्ट्रेस की वैल्यू पुट की यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, और इलास्टिक सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू पुट की डेल्टा एल ओवर एल यानी कि एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हमारे पास लोड आ गया, लोड की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है F1 की जगह। तो हमारे पास वर्क डन के लिए नया फार्मूला आ गया, डेट इज़ 1/2 इलास्टिक मॉडुलस इनटू एरिया इनटू L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल एल। सो कहते हैं जी यहाँ पर जो एरिया मेथड है इज क्वाइट जनरल वन टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो अगर एक्सटेंशन जो है वो L1 से L2 इंक्रीज होती है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर बाय द ट्रापीजियम जो है ABCD। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर लेट से कि हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे और यहाँ पर जो है वो किसी इस तरह डायग्राम बनी है, यहाँ से वो कहता है L1 से अगर हम L2 तक गए, लेट से कि यहाँ से हम L1 से L2 तक गए हैं, ये वाला जो है इस एरिया में, तो ये बेसिकली फिर एरिया ऑफ ट्रापीजियम बनेगा। इसमें देखें तो इस पर हमारे पास दो एरिया एक साथ आएंगे, एक तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्रापीजियम बनेगा। अगर L1 से L2 अगर हम एक्सटेंशन के अंडर जो है वो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो एरिया ऑफ ट्रापीजियम है। सो वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड जो है इन द डीफॉर्म्ड मटेरियल बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है जी L1 से L2 तक जो है एक्सटेंशन के दौरान एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, तो हम यहाँ से एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके उसको आंसर कर सकते हैं। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट जी। फिर से रिवाइज करता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल। और इसको क्यों ये जो है एनर्जी जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है किसी भी डीफॉर्म मटेरियल में, और यूजली जो है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो एनर्जी जो है वो आपके पास जो है वो क्या आता है, इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। जो कि विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम फोर्स रिमूव करते हैं तो जो है वो 100% जो है वो एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है, रीस्टोर हो सकती है। आफ्टर द इलास्टिक लिमिट जो है एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इसलिए जो है उन्होंने यहाँ आइडियल केस डिस्कस किया वो विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो लोड एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो कंसीडर किया हुआ है। सो यहाँ से हमने करना सिंपल सा ये है कि हमने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट यहाँ पर, और ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई थी यानी बेसिक फार्मूला 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। और सेकंड स्टेप में जस्ट आपने क्या किया, लोड की वैल्यू पुट की है यानी F1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ जाएगी, 2। नेक्स्ट जो है जी आपके लिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास बेसिक फार्मूला है 1/2 लोड इनटू एक्सटेंशन। अगर आप इसको एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दिया। एरिया इंटू लेंथ बेसिकली होता है वॉल्यूम, तो ये एरिया इंटू लेंथ जो है वो आपने इसको एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया और एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन में। तो आपने इस इक्वेशन को 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन को एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एरिया इंटू लेंथ से डिवाइड कर दिया। अब ये जो एरिया इंटू लेंथ है एक इनमें से दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दिया तो वो बन गई एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन कैसे बना, अगर आप गौर करें
तो आपके पास ये वाला जो है, इसको एक एरिया इंटू लेंथ तो दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। आप एक एरिया इंटू लेंथ जो है उसको आपने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, इस इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, बस एक बच गया, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में बचा आपके पास क्या है, 1/2 एक एरिया इंटू लेंथ जो है वो आप F1 ओवर एरिया, और दूसरा जो है वो आपके पास सिंपल क्या आया है, L1 यानी कि एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो वेरी सिंपल, अगर आप और यहाँ करें तो इसका मतलब है कि एक इनमें से जो है वो आप ये वाला जो एरिया इंटू लेंथ है उसको शिफ्ट करके यहाँ ले गए थे, तो ये वर्क डन पर यूनिट जो है वो क्या बन गया, वॉल्यूम। इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। फोर्स ओवर एरिया जो है, फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं स्ट्रेस को, तो ये आपके पास स्ट्रेस बन गया। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट इज स्ट्रेस, तो ये जो है वो आपके पास जो है वो स्ट्रेस बन गया। जबकि जो है वो एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, स्ट्रेन, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेन। सो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए। अगर हम एरिया कैलकुलेट करें अंडर दी कर्व ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन कर्व जो है, तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, वर्क डन के इक्वल आता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास वर्क डन के इक्वल आता है। लेकिन आपको अगर कर्व गिवन हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, आपको अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व गिवन हो, तो अगर आप एरिया अंडर द कैलकुलेट जो है वो कर्व कैलकुलेट करोगे तो वो वर्क डन के इक्वल नहीं होगा, वो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि ये एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारी बुक में नहीं बताएगा, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है। सो फोर्स और एक्सटेंशन के जो है कर्व जो है उसका अगर एरिया अंडर द कर्व अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन के इक्वल होता है, और अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है वो अंडर जो है वो एरिया का अगर कैलकुलेट करते हो तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जी इसमें हमें अब डिस्कस करना है, नेक्स्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और यू ऑलरेडी नो डैट इसमें हम आज कुछ पोर्शन सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, जस्ट हम एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनर्जी बैंड थ्योरी, और इसमें जो है वो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है और इसकी जो डायग्राम है उसको उसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हमें जो है वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज़ से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखना है। आमतौर पर हम जो सेमी कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज़ जो है वो रेट करते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं हमें पता है क्या होते हैं जी, उसमें जिसमें करंट जो है वो इजीली जो है वो पास कर सकता है। सो कंडक्टर जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, कहते हैं जी कि उनकी जो कंडक्टिविटीज़ होती हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होती हैं, 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे वुड है, डायमंड है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, और इनको हम कहते हैं इनकी जो कंडक्टिविटीज़ की रेंज है वो 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर तक होती है। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटीज़ की रेंज 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 पर ओम पर मीटर तक होती हैं। उनमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। बोर एटॉमिक मॉडल जो है बेसिकली कहते हैं कि नॉट बी एक्सप्लेन जो है वो कंडक्टिविटी जो है, और कंडक्टिविटी को अगर हम प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी बैंड थ्योरी जो कि मैकेनिकल मॉडल है, इसने कंडक्टिविटी को जो है वो प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी बेसिकली जो है इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टिविटी जो है ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सो इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट जो है, आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, एंड योर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर। एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन जो है इन आइसोलेटेड एटम, अगर आपके पास आइसोलेटेड एटम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है बॉन्ड टू द न्यूक्लियस,
और उनके अपने अपने जो है वो क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होते हैं। हर एक के डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है जहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, आगे सेकंड एनर्जी स्टेट होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये थर्ड एनर्जी स्टेट है, एंड अप टू सो ऑन। सो इन एन इंडिविजुअल एटम जो है वो क्या होता है कि हर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनके अपने अपने क्या होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब अलहदा अलहदा, हर एक सेपरेट सेपरेट क्या होता है, एनर्जी स्टेट्स होते हैं। लेकिन जब बात आती है सॉलिड्स की, अब अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में जो है वो हम लेट से कि 10⁻23 एटम्स हैं इन ओनली इन जो है वो कहता है जी 24 एटम्स ड्रॉन हियर। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम जब कलेक्टिव एटम की बात करते हैं तो कलेक्टिव एटम में क्या होता है, कलेक्टिव सॉरी सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, अब उसमें एक एटम तो नहीं होगा ना, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 10⁻23 एटम्स जो अगर हम बात करें इकट्ठे ले एक साथ, तो ज़ाहिर है उनके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने की वजह से वहाँ पर जो है पहले हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो नज़र आ रहे थे अब वो बैंड की सूरत में अपीयर हो जाएंगे, और उसको हम कहते हैं जी रेंजेस ऑफ एनर्जी लेवल बैंड जो हैं। और अब देखें कि यहाँ पर वो क्या क्या कहना चाह रहा है, बुक के अकॉर्डिंग कहता है बट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बॉन्ड टू द न्यूक्लियस एंड कैन ओनली हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल्स, यानी उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। But when two atoms are brought near to each other, each level is split up into sub levels called, उनको क्या हम कह देते हैं, states। लेकिन क्या होता है कि जब हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं तो क्लोजर दी एटम, जब एटम्स क्लोजर हो जाते हैं ग्रेटर विल बी द स्प्लिटिंग, उतनी ज़्यादा सेपरेटिंग ज़्यादा होती जाएगी। और एक सॉलिड में अगर हम एनर्जी लेवल्स को देखेंगे तो वो एक लाइन की फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे बल्कि एक बैंड की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी। सो कहते हैं जी कि इसमें परमिशिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट एंड क्लोजली स्पेस्ड एंड दे अपीयर टू इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस बैंड जो है, तो वो कंटिन्यूस बैंड के फॉर्म में यहाँ पे परमिशिबल एनर्जी स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस बैंड के अंदर अंदर कहीं भी जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है, कहीं भी जो है वो आ जा सकता है इस स्टेट के अंदर अंदर जो है। यानी कि यहाँ पर ये जो उसकी एनर्जी स्टेट है, ये जो एनर्जी बैंड है, ये परमिसिबल एनर्जी बैंड है। तो इस बैंड के अंदर अंदर कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी यहाँ पर आ जा सकता है, ये उसका सेकंड एनर्जी स्टेट है। तो सेकंड एनर्जी स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन किसी भी सॉलिड में कहीं भी जो है वो आ जा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एनर्जी स्टेट है तो ये परमिसिबल एनर्जी स्टेट है। नेक्स्ट जो है जी इसमें कह रहे हैं कि अब इन बिटवीन द टू परमिसिबल एनर्जी स्टेट जो है वो देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उनको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो है जैसे ये एक जो है वो सबसे ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं तो वो एक जो है वो इजीली जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में आ जा सकते हैं। इन अब ये जो है इन बिटवीन द टू बैंड जो है ये वाला जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। एंड द रेंज ऑफ टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी गैप जो है उसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रह सकता, ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन जो है उसने किसी भी एनर्जी स्टेट में रिजाइड करना होता है। तो इन बिटवीन द टू बैंड्स जो है वो जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अच्छा यहाँ जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए भाई इसमें जो है वो सबसे पहले कहता है इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल जो है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जिस बैंड में ये ऑक्यूपाई कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। एंड इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, इट मे बी आइदर कंप्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड बट कैन नेवर बी एम्प्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वैलेंस बैंड है वो कहते हैं जी पार्शली फिल्ड हो सकता है या कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है बट कैन नेवर बी एम्प्टी। सो इन सॉलिड जो है अक्सर ये पेपर में मल्टीपल चॉइस आता है कि ये जो सॉलिड्स में जो वैलेंस बैंड होता है इट कैन नेवर बी एम्प्टी। सेकंड जो है कहता है अबव द वैलेंस बैंड जो है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड एंड इट इज ऑक्यूपाइड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंस दे प्ले द मेन रोल इन द कंडक्शन एंड सो दे आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखना है कि जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जब तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में है वो न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, न्यूक्लियस ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको बॉन्ड करके रखा हुआ है। जब आप उसको एनर्जी देते हो, एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ आ गया, कंडक्शन बैंड में। नो इट इज़ रेडी टू कंडक्ट, मतलब अब ये कंडक्शन कर सकता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड।
तो कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था, तो अब वैलेंस बैंड से, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ था, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कुछ एनर्जी लेकर ये फॉरबिडन गैप को क्रॉस करने के बाद जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हैं, अब देखें, जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो जब ये फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। नो इट कैन कंडक्ट। कंडक्शन का मतलब अब ये जो है वो कंडक्टर के थ्रू मूव कर सकता है। तो बैंड बिलो द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फील्ड बैंड एंड इट प्लेज नो पार्ट इन द कंडक्शन। अच्छा, इसका मतलब कंडक्शन में जो है बेसिकली ये दो बैंड इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला, कंडक्शन बैंड में आया, तो जो है वो कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कंडक्शन में रोल प्ले कर सकता है। तो अब तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें सिंपली जो है वो यहाँ पे लर्न करना है, और बड़ा सिंपल है जी। जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में जो है वो कहता है जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बॉन्ड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स जो हैं, और इसमें जो एम्प्टी बैंड होता है, कंडक्शन बैंड जो है बिल्कुल एम्प्टी होता है, जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, फुल वैलेंस बैंड होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि इनमें किसी किस्म का जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से निकल के जो है वो कहाँ आए, एम्प्टी कंडक्शन बैंड में, तो यू हैव टू प्रोवाइड लार्ज एनर्जी जो है, चूँकि इनके दरमियान फॉरबिडन गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो लार्ज एनर्जी गैप, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इन जो है वो यहाँ पर रिक्वायर होंगे इलेक्ट्रॉन को जो है वो वैलेंस बैंड से कहाँ तक लेके आने में, कंडक्शन बैंड यानी एम्प्टी कंडक्शन बैंड में। इसलिए यूजली जो है इंसुलेटर जो होते हैं वो कंडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो है उनमें जो है वो एम्प्टी एनर्जी, जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड जो है वो फुल होता है, और देयर इज़ अ लार्ज फॉरबिडन गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्टर्स की बात करें तो इनमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। अब ओवरलैप करने की वजह से बहुत ईजी है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के कहाँ आ जाए, कंडक्शन बैंड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वो इजीली जो है वो कहाँ आ सकता है, कंडक्शन बैंड में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप कर रहे होता है। तो कहते हैं कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच वी हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इनमें पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड होता है और पार्शली फील्ड ही वैलेंस बैंड होता है, और इनके दरमियान एनर्जी गैप नहीं होता। नो एनर्जी गैप मतलब क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कंडक्टर्स हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ से इजीली जो है वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट ही इसमें हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर जो है वो देखिए हम इसमें क्या होता है, दोज मटेरियल्स विच हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज इंसुलेटर्स एंड जो है वो कंडक्टर्स। और इसमें जो है वो कहता है जी कि वैलेंस बैंड जो है वो पार्शली फिल होता है, और पार्शली फिल्ड ही जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, और नैरो फॉरबिडन गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, जो कि यहाँ पर हमारे पास वैलेंस बैंड में है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तो वो यहाँ से कहाँ आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। सो सेमीकंडक्टर जो हैं ये जो है वो हमारे पास कहता है जी कि ये सेमीकंडक्टर्स को इसलिए बोलते हैं चूँकि नैरो फॉरबिडन गैप होता है, थोड़ी सी एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ सकता है, कंडक्शन बैंड में, तो ये भी कंडक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है 0 केल्विन यानी लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्या होता है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है। ठीक है जी। परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन। इस यही वजह है कि जब आप उनको टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन कुछ वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड, और वो क्या बन जाएगा, एक सेमी कंडक्टर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। सो इसमें जो है वो हमारे पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारे जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है इनमें जो है वो क्या होता है कि अब इनको हम क्यों जो है वो यूज़ करते हैं आमतौर पर, जो है वो इन आर कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनका क्यों मेजर यूज़ है, क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है हमको हम अपनी मर्ज़ी के साथ डोपिंग के बाद जो है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डोपिंग ही पढ़ेंगे, और इसमें जो है वो
मज़ीद जानेंगे अबाउट द सेमीकंडक्टर्स और उनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका मेन रोल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन द डीफॉर्म मटेरियल यानी स्ट्रेन एनर्जी, और सेकेंडली जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इंसुलेटर कंडक्टर इनकी कंडक्टिविटी को याद करना है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है। एंड द लास्ट वन जो है वो एनर्जी बैंड थ्योरी, इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है। पहले आपने इंडिविजुअल एटम और ना क्रिस्टल जो है वो आपने कौन बताना है कि ये एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो आपने तीनों जो है वो इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर अलोंग विद द डायग्राम जो है ये इसको जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है मज़ीद हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे और उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।